हेलो क्लास 7। हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर अंकिता पांडे आज से आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। और जिसमें आज सबसे पहले शुरू करेंगे हम हिंदी लिटरेचर, मतलब हिंदी साहित्य। और इसके बाद हम शुरू करेंगे हिंदी लैंग्वेज, मतलब हिंदी व्याकरण। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का सबसे पहला पाठ, जो कि आपकी एक कविता है और जिसका नाम है उठ समय से मोर्चा ले। अब जैसा कि इसमें मोर्चा लिखा हुआ है, तो मोर्चा का अर्थ होता है किसी चीज़ का सामना करना, किसी भी कठिन परिस्थिति का हमें डट कर सामना करना बिना डरे हुए। ठीक, तो इस कविता को जिस कवि ने लिखा है उसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि ये लिखी किसने है और उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो उठ समय से मोर्चा ले को लिखा है कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने, जिनका कवि परिचय इस तरीके से है। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1901 में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है, में हुआ था। यद्यपि अपने जीवन काल में इन्होंने अनेक कविताएं लिखी, परंतु मधुशाला, जो इनके द्वारा लिखी गई कविता थी मधुशाला, ने इन्हें जग प्रसिद्धि दिलाई। मतलब पूरे संसार में इनकी जो मधुशाला है कविता, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस कविता ने धूम मचा दी, प्रसिद्धि दिलाई, ने फेमस कर दिया। गीतात्मा और इनकी जो गीतात्मक शैली इनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता है। मतलब इनकी जो कविता होती है वो एक गीत की तरह से होती है, एक गाने की तरह से होती है। राइमिंग वर्ड्स इनमें ज्यादा होते हैं। इन्होंने कई रूसी कविताओं का भी हिंदी में अनुवाद किया। कुछ रशियन पोइट्री थी जिनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। इन्हें साहित्य अकेडमी, सोवियत लैंड नेहरू, सरस्वती सम्मान जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्हें कई प्रकार के अवार्ड्स मिले। इनकी जो सबसे प्रमुख पुस्तकें हैं उनका नाम इस तरीके से है: मधुशाला, मधुबाला, आकुल अंतर, जाल समेटा। ये इनकी कुछ कविताएं हैं। इनकी आत्मकथा, मतलब ऑटोबायोग्राफी, भी 3 खंडों में प्रकाशित हुई, मतलब 3 पार्ट्स में प्रकाशित हुई। सिर्फ एक किताब में नहीं, 3 किताबों के जरिए इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो प्रकाशित हुई। बच्चन जी का निधन, मतलब इनकी मृत्यु 2003 में हुई। तो हमने हरिवंश राय बच्चन जी, जो इस कविता के कवि हैं, उनके बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कि इस पूरी कविता में बताया क्या गया है, तो वो ध्यान से सुनिएगा। जीवन में कठिनाइयां आने पर मनुष्य को हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। इस कविता में बताया गया है कि आज के युवकों, जो यंगस्टर्स हैं, युवकों को भी अपने पूर्वजों, जो हमारे फोरफादर्स हैं, पूर्वजों के समान प्रयत्न करना और जीतना चाहिए। तो अब हम कविता को शुरू करते हैं, जिसकी पहली लाइन ये है: उठ समय से मोर्चा ले। मतलब हे मनुष्य, हे युवक, उठ और समय से,
मतलब जिस समय आपको सामना करना है किसी चीज का, उसी समय उस चीज का सामना करने के लिए खड़ा हो, सामना कर, हार मत मान। दूसरी लाइन है, जिस धरा से यत्न युग युग, धरा मतलब धरती, जिस धरती पर कई युगों से लगातार हमारे पूर्वज जो कार्य मनुष्य के हित, हित मतलब उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, उसको तू भी कर। कर उठे पूर्वज मनुज के, हो मनुज संतान तू उस पर खड़ा है, शर्म खा ले। अब इसका तीसरी लाइन का अर्थ है, कर उठे पूर्वज मनुज, जो काम हमारे पूर्वज मनुष्य कर चुके हैं। अगली लाइन है, वो मनुज संतान तू उस, कवि कह रहे हैं हे मनुष्य, मनुज मतलब मनुष्य, तू उसी की संतान है, उसी पूर्वज की संतान है। फिर अगली लाइन है, पर पड़ा है शर्म खा ले। अब उसको धिक्कार मतलब उसको एक तरीके से नीचा दिखाते हुए, एक जब हम इंसान किसी सही कार्य के लिए खड़े नहीं होते हैं तो उसको डांट फटकार कर उसको ये कहा गया कि पर पड़ा है, मतलब तू एक जगह पर पड़ा हुआ है, जैसे तुझे कुछ आता ही नहीं। शर्म खा ले मतलब तू शर्म कर, लज्जित हो जा। उठ समय से मोर्चा ले, मतलब शर्म कर, जो तेरे पूर्वज थे, जो तुम्हारे फोरफादर्स थे, जिनकी वजह से हम आज स्वतंत्र होकर अच्छे से अपने घरों में बैठे हुए हैं, अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं, जिस कष्टों को काट कर उन्होंने हमें आज का ये समय दिया है, उनको याद कर। तो वही कर्म तू भी कर, सही के लिए कदम बढ़ा, मोर्चा ले, सामना कर, शर्म खा। यदि तू मोर्चा नहीं ले रहा है तो शर्म खा, पड़ा मत रह। उठ समय से मोर्चा ले, अभी भी वक्त है, उठ जा और समय के साथ सामना कर, कठिनाइयों का सामना कर। देखता नहीं, देखता कोई नहीं है, निर्बलों की यह निशानी, मतलब कोई यह नहीं देखता कि आपके पास बल है या नहीं। कोई इस प्रकार की निशानी नहीं देख रहा कि आपके पास, आपके पैरों में छाले निकले हैं या आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। निर्बल मतलब जिसके पास किसी प्रकार का बल ना हो, इस तरीके के इंसान की कहीं भी इज्जत नहीं होती। लोचन के बीच आंसू, लोचन मतलब आंखों के बीच में आंसू, और पगों के बीच छाले, और पगों मतलब पैरों के बीच छाले। उठ समय से मोर्चा ले, मतलब निर्बलों की, जिसके पास कोई बल नहीं होता, निर्बलों की भांति पड़ा मत रहे, क्योंकि निर्बलों की निशानी कोई नहीं देखता, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। भले आपकी आंखों से आंसू क्यों ना बहे, भले आपके पैरों में छाले क्यों ना हो जाएं, लेकिन समय से खड़ा हो और सामना कर। धूल धूसर वस्त्र मानव, धूल धूसर मतलब धूल से सना हुआ उसका वस्त्र, मानव का, मनुष्य का वस्त्र धूल से सना हुआ। देह पर फबते नहीं, देह मतलब शरीर पर, फबते मतलब जचते। जो देह है, जो शरीर है मानव का, उस पर धूल सने हुए, धूल लगे हुए कपड़े अच्छे नहीं लगते। देह के ही रक्त से तू, देह मतलब शरीर के, रक्त मतलब खून, अपने ही शरीर के खून से तू देह के कपड़े रंगा ले। अपने शरीर के जो कपड़े हैं
उन पर धूल मत बना, मतलब उनको खराब मत कर धूल से, मतलब फालतू में अपने इंसानियत को खराब मत कर पड़े पड़े। खड़ा हो और मोर्चा ले, भले उसके लिए तुम्हें अपने आप का बलिदान क्यों ना करना पड़ जाए। देह के ही रक्त से तू देह के कपड़े रंगा ले, उठ समय से मोर्चा ले। खुद का विनाश भले तू कर दे इस देश को, हर एक इंसान को बचाते बचाते, लेकिन उठ और समय से मोर्चा ले। तो ये कविता समाप्त होती है यहाँ पर। काफी छोटी थी, आपको समझ में जरूर आई होगी कि इस पूरी कविता में बात किस चीज की गई है। इस पे ये बात की गई है कि हे मनुष्य, हे युवा, जो यंगस्टर्स हैं, वो अपना समय न गवाएं, अपने समय को कार्य दें, अपने समय को बढ़ोतरी दें, अपने समय को निरंतर बढ़ते रहने दें, और जहाँ पर हमें स्टैंड लेना चाहिए वहाँ पर हम स्टैंड जरूर लें, पीछे नहीं हटे। जैसे हमारे पूर्वजों ने कार्य किया, हमें भी उसी प्रकार से काम करते रहना चाहिए। हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो उठ और समय से मोर्चा ले। ये है इस कविता में बताया गया है। अब हम देखते हैं कि कविता के बाद कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं, जिनका उच्चारण करके हम आपको बताएंगे कि कौन से शब्द को किस तरीके से उच्चारित करना है, किस तरीके से उसे हमें बोलना है, और उसका अर्थ भी बताएंगे। पहला शब्द है मोर्चा लेना, जिसका अर्थ होता है सामना करना या हार न मानकर निरंतर प्रयत्न करना। प्रयत्न मतलब प्रैक्टिस, हमें किसी चीज के लिए लगातार लगे रहना है। युग युग, अगला शब्द है युग युग, जिसका अर्थ होता है बहुत समय तक। अगला शब्द है लोचन, जिसका अर्थ होता है आंख। धूल धूसर, अगला शब्द है धूल धूसर, जिसका अर्थ है मिट्टी में सने हुए या धूल से मटमैले रंग के। अगला शब्द है फबना। फबना मतलब होता है अच्छा लगना या शोभा प्राप्त करना। अगला शब्द है धरा, मतलब धरती। फिर अगला शब्द है पूर्वज, जिसका अर्थ होता है किसी परिवार में दादाजी और उनसे पहले जन्मे लोग। फिर अगला शब्द है पग, मतलब पैर। फिर अगला शब्द है देह, मतलब शरीर। फिर अगला शब्द है रंगाना, जिसका अर्थ होता है किसी रंग में रंगवा लेना। तो ये आपके शब्द अर्थ हो गए। अब आप किस तरीके से कॉपी में काम करेंगे, जैसा कि हम पहले भी करवाया करते थे आपको। सबसे पहले हमने एक कॉपी बनाई 200 या 250 पेज की, और उसमें हमने सबसे पहला पेज खोला और उसमें सबसे पहले हमने लिखा नाम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, स्कूल नेम, सब्जेक्ट टीचर नेम। ये हमने इतना पहले पेज पर लिख दिया। अब हमने पेज को पलटा और अगले पेज पर हमने इंडेक्स बना दिया। इंडेक्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद हमने अगला पेज खोला और अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। तो इस पार्ट में हम सबसे ऊपर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखेंगे। फिर उसी पेज के जो सबसे पहली लाइन है वहाँ पर लिखेंगे हम पाठ 1, जहाँ पर हम अक्सर लिखा करते थे कक्षा कार्य या गृह कार्य, वहाँ पर सीधा पाठ 1 लिख देंगे। उसके बाद हम पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ का नाम क्या है? उठ समय से मोर्चा ले। उसके बाद हम एक लाइन को छोड़ेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे कविता हेडिंग, और हर हेडिंग के बाद हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे ज़रूर।
कविता के बाद, कविता हेडिंग लिखने के बाद हमने लाइन ड्रॉ करी उसके नीचे, और फिर हमने वहां पर एक पूरी कविता लिख ली। कविता हम आपको वर्कशीट में लिखकर पूरी देंगे, आप वहां से देखकर लिख लीजिएगा। कविता लिखने के बाद आप अगले पेज पे, यहाँ पे आपने कविता लिख ली और अगले पेज पे यहाँ पर आपने चित्र बनाना होगा आपको, क्योंकि ये है, आप देख लीजिएगा और पॉज करके बना लीजिएगा। ठीक, तो ये आपने चित्र बना लीजिएगा इसको देखकर। और फिर जब हम चित्र बना लेंगे और कविता लिखेंगे, फिर हम एक फ्रेश पेज खोलेंगे अगला। यहाँ पर हमने चित्र बना लिया, अगले पेज पर हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। और उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में शब्द लिखेंगे और राइट हैंड साइड में हम शब्दों का अर्थ लिखेंगे। और ये लिखने के बाद हम बीचों बीच लाइन खींच देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सफाई से काम को कॉपी में करेंगे। और जब हमारा शब्द अर्थ खत्म हो जाएगा, तो उसको शब्द अर्थ खत्म होने के बाद अगर हमारी 5 लाइन से कम जगह होती है, तो हम वहीं से काम को शुरू नहीं करेंगे। अगर 5-4 लाइन रहती है तो हम वहीं से काम शुरू नहीं करेंगे। अगर 5 लाइन से ज़्यादा होती हैं तो हम शुरू कर सकते हैं। और वो नई हेडिंग होगी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हेडिंग लिखेंगे, फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद लिखेंगे प्रश्न 1। प्रश्न 1 हमारा होगा, कवि युवकों को उनके किस व्यवहार पर लज्जित होने के लिए कह रहा है? तो इसका अर्थ होगा, इसका आंसर होगा, कवि युवकों को उनके व्यवहार पर लज्जित होने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि युवा आलस भरे व्यवहार में पड़ा हुआ है। उसके आलस भरे व्यवहार को देखकर उनके महान पूर्वजों के द्वारा किए गए बड़े से बड़े कार्यों को देखने के लिए कहता है। ठीक, और उन्हीं की तरह हर कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए संदेश देता है कि वह अपना समय न खराब करे, अपितु अपने कार्यों को बढ़ा कर उसे और ऊंचाइयों पर पहुंचाए। ठीक, ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। हम लिख कर देंगे आपको, ये सुन लीजिए बस ध्यान से अभी। और हमारा जैसे ही प्रश्न का उत्तर खत्म होगा, हम फिर से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर लिखेंगे आप, हर उत्तर के बाद एक लाइन जरूर ड्रॉ करेंगे। अगला प्रश्न हमारा होगा, कवि ने निर्बलों की निशानी किसे कहा है? तो कवि ने निर्बलों की निशानी युवकों द्वारा कुछ न करने को कहा है, कि जैसे कोई उन्हें देख ही ना रहा हो और वो एक स्थान पर पड़े हैं और अपना समय गंवा रहे हैं। कि जिस समय हम कुछ पा सकते हैं, कुछ बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं, वो इंसान आलस में अपने कार्यों को पूरा नहीं कर रहा है, अपने समय को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इसका भी उत्तर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कवि ने नव युवकों को अपने वस्त्र रक्त से रंगवाने के लिए क्यों कहा है? अब ये सुनिएगा ध्यान से। कवि ने युवकों को अपने वस्त्र रक्त से रंगवाने के लिए इसलिए कहा है कि क्योंकि वह यह चाहते हैं कि हर नवयुवक अपने प्राणों की परवाह बिना किए हुए हर संघर्ष के लिए सदैव
मतलब हमेशा तैयार रहे, भले ही उसे अपने प्राण को गंवाना ही क्यों ना पड़ जाए, मतलब अपने प्राणों का त्याग ही क्यों ना करना पड़ जाए। तो इस तरीके से कवि हरिवंश राय बच्चन ने पूरी कविता में यही संदेश दिया है कि हम अपने कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाते रहें, अपना समय बर्बाद न करें। और फिर जब हम कविता लिख लेंगे उसके बाद अगले पेज पे उसके पीछे ही हम या नए पेज पे चित्र बनाएंगे। और हमने हमेशा कहा है अगर चित्र को आप रंग कर रहे हैं तो रंग करने के बाद उस पेज के जस्ट पीछे आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो रंग होता है, जो उसका कलर होता है, उसके पीछे वो छप जाता है और फिर हम उस पर अगर पेन से लिखते हैं तो वो बहुत ही गंदा हो जाता है। तो उस पेज पर आप काम नहीं करेंगे। ठीक, चित्र बनाने के बाद आप फ्रेश पेज से लिखने का काम शुरू करेंगे। चाहे तो आप एक सिंगल अलग पेज पर ही बनाएं, उसी कॉपी के सिंगल पेज पे। जैसे कि आपने यहाँ कविता लिख लिया, कविता लिखने के बाद आप एक अलग पेज पे, उसके पीछे नहीं बनाए, अलग पेज पे यहाँ पर चित्र बनाए, उसको रंग करें और फिर ये पेज छोड़ दें। अब नए पेज से अपना लिखने का काम शुरू कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आपका काम बहुत सुंदर होगा और आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगी। जब साफ काम होता है तो हमें पढ़ने में मजा आती है। तो आपको ये कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। जीवन में कठिनाइयां आने पर मनुष्य को हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। इस कविता में यही बताया गया है कि युवकों को, मतलब जो यंगस्टर्स हैं, को भी अपने पूर्वजों, जो उनके फोर फादर्स हैं, के समान की तरह ही प्रयास करना चाहिए और जीतना चाहिए। तो ये हमारी कविता में हमें समझाया गया है। तो आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, काफ़ी छोटी थी। ये आपको वर्कशीट में लिख कर देंगे और आप इसको उसी तरीके से लिख लीजिएगा सफाई से। तब तक के लिए बाय। अगला पार्ट हम लिटरेचर का ही अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।